तो बात करेंगे इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर की, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है स्टूडेंट्स और टीचर्स। इसमें ये अभी पेपर अप्रैल 2023 में हुआ है, जो कि प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर का। और रेगुलर में ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पूरे उत्तर प्रदेश में NEP 2020 के अकॉर्डिंग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी से ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। और मेरा मेन पर्पज़ ये है पेपर अपलोड करने का कि आप जब कभी भी स्टूडेंट्स पेपर दें तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन पेपर को रीड ज़रूर कर लें कि किस तरीके से न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका लेवल क्या है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और आप सभी स्टूडेंट्स बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता लग जाएगा। और NEP का भी लास्ट ईयर क्योंकि एक ही बार पेपर हुआ था, इस बार सेकेंड टाइम होगा CCS यूनिवर्सिटी में या अदर यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पेपर होगा। तो आप जो है सेकंड पेपर ज़रूर देखिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलिए, तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए थे तो एक नज़र हम उस पर डालते हैं कि क्या क्या आए थे। तो आप इन 10 क्वेश्चन को तो स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस है कि आप सभी ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो नंबर फर्स्ट है कि एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ IFRS। IFRS के कोई 4 लाभों को समझाइए। सेकंड है आपका डिफाइन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, है ना, मुद्रास्फीति लेखांकन को परिभाषित कीजिए। थर्ड है एक्सप्लेन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इन ब्रीफ, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को संक्षेप में समझाइए। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल क्राइटर्स, है ना, इंसॉल्वेंसी अकाउंट में आपको ये मिलेगा। पूर्वाधिकारी लेनदारों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद फिफ्थ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, शाखा एवं विभाग में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ब्रांच अकाउंट का आपका ये न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। A Meerut branch has collected ₹5,000 from a customer of head office. B Delhi branch has paid ₹10,000 for purchases made by head office. C और उसके बाद चलिए, तो 2 ही ट्रांजैक्शंस हैं इसमें। नंबर 8 है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस, नकद मूल्य एवं किराया क्रय मूल्य में अंतर समझाइए। 8th, गिव द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति की मुख्य विशेषताएं बताइए। 9th, नजराना को समझाइए, एक्सप्लेन नजराना, रॉयल्टी अकाउंट में आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी। 10th, एक्सप्लेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, सामान्य एवं असामान्य क्षति को समझाइए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे, तो एक नज़र उस पर डालते हैं। तो देखिए, ये वाला जो NEP के स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला क्वेश्चन याद नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके सिलेबस में नहीं है, है ना। तो ये प्राइवेट के सिलेबस में है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो प्राइवेट वाले बच्चे याद करें इसको, NEP वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ना याद करें। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उत्तरदायित्व लेखांकन क्या है, लागत केंद्र एवं उत्तरदायित्व केंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, वॉसन एंड कंपनी यूजेस अ पेटेंट अंडर लाइसेंस फ्रॉम
बाटा शू कंपनी द लाइसेंस विच वॉज ग्रांटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2014 प्रोवाइडेड दैट अ रॉयल्टी वॉज पेबल। रॉयल्टी अकाउंट का स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है टू द पेटेंटी एट द रेट ऑफ 50 पैसे फॉर ईच आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, चाहे यहाँ मिनिमम रेंट वर्ड दिया हो या डेड रेंट दिया हो, एक ही बात होती है। ऑफ ₹9,000 पर ईयर इन 2014 इंक्रीजिंग बाय ₹5,000 a year till 39,000 पर एनम वॉज रीच्ड। यानी कि जब आप इसकी टेबल बनाएंगे तो 2014 में आप लेंगे इसको 9,000 और कह रहा है कि 5,000 तक इसको इंक्रीज करना है। लास्ट अमाउंट बैठेगा 39,000, यानी कि 9 पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में 9,000, 9 और 5 14,000, फिर अगले साल 14 और 5 19,000, उससे अगले साल 24,000, उससे अगले साल 29,000, उससे अगले साल 34,000 और उससे अगले साल यानी कि लास्ट ईयर 39,000, 39,000। तो देखिए 6 साल, अभी मैं नीचे की लाइन पर नहीं पहुंचा हूं, तो 6 साल में टोटल हर साल हम 5,000 प्लस करते जाएंगे। तो जैसे ही 39,000 का आपका अमाउंट आएगा बस वहीं पे उसको रोक दीजिएगा, है ना। तो 6 साल का आपका ये अमाउंट हो गया। एनी अमाउंट by which for the royalty calculated on the basis of the articles manufactured might fall short of the minimum rent in any year was allotted to be carried forward and set off against royalties in excess of the minimum rent during the following 2 years। स्पेलिंग थोड़े से गलत है, FOLLOWING है ना, 2 years। the number of articles manufactured in the first 5 years was, तो 12,000, 20,000, 40,000, 48,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। सेट आउट द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लाइसेंस, ठीक है ना। तो ये आपको जो है क्वेश्चन रॉयल्टी अकाउंट का करना है, तो कंडीशन समझ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप फिर जो है क्वेश्चन को करिएगा। चलिए, इजी क्वेश्चन है, हर साल आता है। थ्योरी नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो थ्योरी आएगा। तो इजी न्यूमेरिकल होता है इसकी टेबल बना करके। तो ये हिंदी में दे रखा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, तो सिर्फ इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। नंबर 4, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, व्हाट एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस to incorporate the trial balance received from a branch। स्वतंत्र शाखा क्या है? एक शाखा से प्राप्त तलपट को समामेलित करने के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में क्या लेखे किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ब्रांच का न्यूमेरिकल ना आकर के थ्योरी दे दिया, लेकिन अब की बार ब्रांच का आ सकता है न्यूमेरिकल। एक तो इन्होंने थ्योरी दे दिया आपको 5 नंबर में और एक 4 नंबर में न्यूमेरिकल दे दिया, तो 19 नंबर का आपका ये चैप्टर हो गया। चलिए, नंबर 5, अब ब्रांच का ही इन्होंने, यानी कि जो पेपर सेटर है, एग्जामिनर है, उन्होंने न्यूमेरिकल भी दे दिया। द झुंझुनवाला हैज़ अ ब्रांच एट चुरू, गुड्स एंड इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट कैश एवरी डे इन द head office account in the bank। all expenses are paid by check by the head office except petty cash expenses which are paid by the branch manager। from the following particulars prepare branch account in the books of head office, है ना। तो इजी न्यूमेरिकल है, टफ न्यूमेरिकल नहीं है ज़्यादा। चलिए, मैं डेटा बताता हूँ कि क्या क्या दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक 2,500, क्लोजिंग स्टॉक 3,000, ओपनिंग डेटर्स 1,400, क्लोजिंग डेटर्स 1,800। तब एक बात तो स्टूडेंट्स यहाँ पक्की हो गई कि जब आपको ओपनिंग और क्रेडिट सेल्स दे रखा है तो आपको संडे डेटर्स अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन एडजस्टमेंट पर निर्भर करता है, ठीक है ना।
चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको। कैश सेल्स दे रखी है 10,800, क्रेडिट सेल्स, चलिए क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है 7,000, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 15,000, फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच मैनेजर 1,200, गुड्स इनवाइस फ्रॉम द हेड ऑफिस 18,200, expenses paid by head office 1,640, expenses paid by branch 120. Head office sent cash to purchase save for the branch 1,300. स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, मौका लगा तो मैं इसे सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा। थोड़ा सा समय कम मिल पाता है और इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, टाइम भी निकालना पड़ता है और उसको सॉल्व भी करना पड़ता है ताकि आंसर भी एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक एक न्यूमेरिकल के लिए 1.5 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो पेपर तो यह है कि 10-5 मिनट की वीडियो में अपलोड हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये ध्यान रखना कि एनईपी वाले बच्चे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, केवल प्राइवेट वाले बच्चे करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, क्योंकि एनईपी में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। मुद्रास्फीति लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं उद्देश्यों को समझाइए या बताइए। चलिए 7, इंजीनियर्स लिमिटेड सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2005 टू स्पोर्ट्स लिमिटेड अ मशीन फॉर ₹16,600 ऑन द टर्म्स दैट ₹4,000 शुड बी पेड ऑन that date and the balance in 3 equal installments of ₹4,200 each payable on 1st July 2005, 1st January 2006 and 1st July 2006, है ना। तो अब इसमें यानी कि हाफ ईयरली वाला आपसे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। The machine cost ₹13,000 to manufacturer and the cash price was ₹16,000. Interest is calculated at the rate of 5,000 per annum. Engineer Limited agreed to maintain the machine is ordinary repair for a period for 2 years from the date of sale and 1/3 of the profit on sale may be taken to cover this service. They close their business accounts on 31st December of each year. Show by means of ledger accounts how these transactions should be recorded in the books of Engineers Limited, assuming the cost of repair amounted to ₹250 and the first year and ₹350 in the second year. स्टूडेंट बहुत स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। न्यूमेरिकल पेपर वैसे ही है तो मैं स्पीड में भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि अगर हम स्लो पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से हो जाएगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। 8th, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक अंडर अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत स्कंध की हानि के दावे की धनराशि निर्धारित करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये सिलेबस में है, एनईपी वाले याद रखिएगा। इंश्योरेंस क्लेम का आपका चैप्टर है तो इसकी थ्योरी या न्यूमेरिकल आता है। तो जो 2022 सितंबर का पेपर मैंने अपलोड किया है तो उसमें न्यूमेरिकल आया था, इस बार थ्योरी आने की उम्मीद है। 9th, on 31st December 1993, a fire damaged the premises of X Limited company limited and the business of the company was disorganized अंडर 31st मार्च 1994। बड़ा पुराना क्वेश्चन दे दिया है, ईयर भी चेंज नहीं किए एग्जामिनर ने, बहुत पुराना क्वेश्चन है। The company is insured under a loss of profits policy of ₹2,60,000 with a 6 months period of indemnity. The company accounts for the financial year ended 31st October 1993 showed a turnover of ₹7 lakh with a net profit of ₹80,000. The amount of the standing charges covered by the insurance and debited in the year was ₹2 lakh.
The turnover for the 12 months ended 31st December 1993 was rupees 7,80,000. During the period of dislocation, it was rupees 80,000. Whereas during the corresponding period in the preceding year, it was rupees 1,70,000. A sum यानी कि टोटल rupees 22,400 was expended to reduce the effect of the loss, but there was no saving of standing charges as a result of the fire. Prepare the claim to be submitted to insurance company. ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका क्वेश्चन था इंश्योरेंस क्लेम का ही। कभी कभी एग्जामिनर की मेरे को समझ में नहीं आता कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर बनाते हैं। जिस चैप्टर का थ्योरी दे दिया उसी चैप्टर का न्यूमेरिकल दे दिया। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम की थ्योरी दे दी और इंश्योरेंस क्लेम का ही न्यूमेरिकल दे दिया। ब्रांच की थ्योरी भी दे दी, ब्रांच का न्यूमेरिकल भी दे दिया, ब्रांच का फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल दे दिया। तो 15 + 15 + 4 34 नंबर दे दिए प्राइवेट में या रेगुलर की बात करें तो बड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। यानी कि एक चैप्टर तो दे दिया 34 नंबर का, बाकी चैप्टर छोड़ दिए, और एक चैप्टर दे देंगे कुछ भी नहीं देंगे, 0 नंबर का देंगे, 1 नंबर का या 2 नंबर का दे देंगे। तो थोड़ा सा अगर टीचर्स, सीनियर टीचर्स मेरे बहुत बात ये सुने मेरी वीडियो के माध्यम से, तो मैं ये उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि ऐसा ना किया करें, पूरी बुक को कवर करने का प्रयास किया करें, ताकि बच्चा पता लगा जो 2 चैप्टर छोड़ रहा है, ब्रांच अकाउंटिंग उसने छोड़ दिया, बाकी पूरी बुक कर ली, तो 34 नंबर के तो न्यूमेरिकल दे दिए। 2022 में ऐसा हुआ पेपर, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हायर परचेज का न्यूमेरिकल दे दिया, हायर परचेज की थ्योरी दे दी और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दिया 7.5 नंबर में, यानी 37.5 नंबर का जो है एक चैप्टर दे दिया हायर परचेज सिस्टम। तो उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, हायर परचेज सिस्टम है ना। तो एग्जामिनर को दोनों कवर करने चाहिए, हायर परचेज सिस्टम भी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी। कुछ ना टॉपिक दे, बच्चे ने अगर याद किया है, मेहनत करी है, तो जिस बच्चे ने एक चैप्टर किया उसको तो 37.5 नंबर के न्यूमेरिकल थ्योरी मिलेगी, जिस बच्चे ने नहीं किया उस बेचारे के 37.5 नंबर रह गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सीनियर एग्जामिनर से, या जो मेरी एज के एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों के साथ, पेपर को बैलेंस बना करके चला करें, ताकि बच्चा अगर कवर करता है, संभव भी नहीं हो पाता है कि पूरी बुक क्या रहे, अगर 10-12 न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर्स हैं, तो सारे के सारे वो चैप्टर बच्चा कर ले। पता लगा 2 चैप्टर बच्चे ने छोड़ दिए, 12 में से 10 चैप्टर, और पता लगा एग्जामिनर ने वो 2 चैप्टर में से ही 50% या 40% पेपर रख दिया, तो वहाँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ठीक है, मेरी बात अगर बुरी लगे एग्जामिनर्स को, मेरे सीनियर एग्जामिनर्स को, प्रोफेसर्स को जो पेपर सेट करते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने कई पेपर्स ऐसे देखे हैं तो वो पेपर्स ऐसा ही एग्जामिनर करते हैं। थ्योरी पोर्शन में भी ऐसा हो जाता है और ख़ासकर न्यूमेरिकल में तो ऐसा ही हो जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ ऐसा ना करें, पेपर को बैलेंस बनाए रखेंगे। ठीक है व्यूवर्स एंड टीचर्स, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू, बाय बाय।